नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वैष्णवी। प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा कहानी चढ़ा दिमाग मेरे स्वर में। शीला स्वभावतः कवि थी। वो कभी कभी कहानियां भी लिखा करती थी। उसकी रचनाएं अनेक पत्रों में छपी और खूब उनकी प्रशंसा हुई। साहित्य संसार ने उसे बहुत सम्मान दिया और अंत में उसको सर्वश्रेष्ठ लेखिका होने के उपलक्ष्य में साहित्य मंडल द्वारा सरस्वती पारितोषिक दिया गया। अब क्या था, प्रत्येक समाचार पत्र और मासिक पत्र में उसके सचित्र जीवन चरित्र छपे और उसकी रचनाओं पर आलोचनात्मक लेख लिखे जाने लगे, जिनके कारण उनकी ख्याति और भी बढ़ गई। वह एक साधारण महिला से बहुत ऊपर हो गई थी। उसको स्थान स्थान से कवि समाजों से निमंत्रण आने लगे। वो अनेक साहित्यिक संस्थाओं की अध्यक्षा भी थी। मासिक पत्र पत्रिकाओं के कृपालु संपादकों ने उसकी रचनाओं के लिए तकाजे पर तकाजे आरंभ कर दिए। अनेक सहृदय पाठकों ने परिचय प्राप्त करने के लिए उसको पत्र लिखे। परिणाम ये हुआ कि शीला के पास आने वाली डाक का परिमाण बहुत बढ़ गया। उसका छोटा सा घर ऐसा मालूम होता जैसे किसी समाचार पत्र का ऑफिस हो। वो बेचारी इस असीम सहानुभूति के भार से दब गई थी। पत्र प्रेषक उससे उत्तर की आशा करते थे और यह आशा स्वाभाविक भी थी, परंतु वह उत्तर किस किस को देती? आखिर पत्र भेजने में भी तो खर्च लगता है और वह तो निर्धन थी। शीला के पति जेल में थे। सत्याग्रह संग्राम प्रारंभ होते ही वो गिरफ्तार करके साल भर के लिए श्री कृष्ण मंदिर में बंद कर दिए गए थे। साथ ही 200 रुपये जुर्माना भी लगा था। इन सब कठिनाइयों को वह धैर्यपूर्वक सह रही थी। फिर भी वह बहुत परेशान सी रहा करती थी। मैं शीला को बहुत दिनों से जानता ही न था। वो सगी बहन की तरह मुझ पर स्नेह करती थी और मैं अपनी ही बहन की तरह उसका आदर करता था। इधर कुछ निजी झंझटों के कारण मैं बहुत दिनों से शीला के घर न जा सका था। एक दिन शाम को पोस्टमैन ने मुझे एक लिफाफा दिया। खोल कर देखा तो पत्र मेरा नहीं किंतु शीला का था। कल्पलता मासिक पत्रिका के संपादक महोदय ने बड़े आग्रह के साथ शीला को कोई रचना लिखने के लिए लिखा था। वो पत्रिका का कोई विशेषांक निकाल रहे थे। पत्र समाप्त करते करते उन्होंने ये भी लिखा था कि उसकी रचना के बिना उनका विशेषांक अधूरा ही रह जाएगा। उस जैसे विदुषियों के सहयोग से वह कल्पलता के विशेषांक को सफल बना सकेंगे। पत्र को उलट पुलट कर देखा। मालूम होता था संपादक महोदय ने भूल से लिफाफे पर मेरा पता लिख दिया था, क्योंकि मैं भी कभी कभी कल्पलता में अपनी तुकबंदियां भेज दिया करता था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मैं बहुत दिनों से शीला के घर न जा सका था और अब अकस्मात ही यह पत्र देने का प्रसंग आ गया। इसीलिए दूसरे ही दिन प्रातःकाल मैं उसके घर गया। शीला का घर छोटा सा था और गृहस्थी भी थोड़ी सी थी। घर में कोई पुरुष नहीं था। उसकी बूढ़ी सास थी और एक नन्हा सा बच्चा था। ये शीला की ही संरक्षता पर निर्भर थे। अपने पति की अनुपस्थिति में भी वह गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाए जा रही थी। उसके इस असीम धैर्य और साहस की मैंने मन ही मन बहुत प्रशंसा की। जब मैं वहां पहुंचा, वह आंगन में बैठी कुछ लिख रही थी। मैंने देखा उसका छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया और किलकारी मारकर पीछे से उसकी पीठ पर चढ़ गया। साथ ही उसके लिखने में फुल स्टॉप लग गया। मैंने पूछा, क्या लिख रही हो? कल्पलता के लिए एक कहानी लिख रही थी। मुस्कुराकर बोली, पर जब वह लिखने दे तब ना। उसने वाक्य को पूरा किया। मैंने पूछा, कितनी बाकी है? कहानी तो पूरी हो गई, पर इसके साथ उन्हें एक पत्र भी तो लिखना पड़ेगा, शीला ने कहा। मैंने उस कहानी को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर वह मुझे बीच में ही रोककर मुस्कुराती हुई बोली, लो पहले इसे तो पढ़ लो, फिर कहानी पढ़ना। कहते हुए उसने एक लिफाफा मेरी ओर बढ़ा दिया। लिफाफे पर पता शीला का और पत्र मेरा था। कल्पलता के संपादक महोदय ने मुझसे भी शीला को कोई रचना भिजवाने के लिए आग्रह किया था। साथ ही उलाहना भी दिया था कि उन्होंने शीला को कई पत्र लिखे, किंतु उसने एक का भी उत्तर नहीं दिया। और अंत में बहुत क्षुब्ध होकर उन्होंने लिखा था, इस चढ़े दिमाग का कुछ ठिकाना भी है? मैंने पत्र समाप्त करके शीला की ओर मुस्कुरा कर देखा। वो भी मुस्कुरा रही थी, किंतु उस मुस्कुराहट के पीछे उसकी आंतरिक वेदना छिपी थी। उसकी असमर्थता की सीमा निहित थी। कदाचित उन्हें छिपाने के लिए ही प्रहरी की तरह मुस्कुराहट उसके होठों पर खेल रही थी।
कुछ क्षण तक चुप रहने के बाद मैंने पूछा, क्या लिख दूं संपादक जी को? लिखोगे क्या? उन्हें यह कहानी भेज दो। उसने उसी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। पर उन्हें ऐसा लिखना नहीं चाहिए था, मैंने सिर नीचा किए हुए कहा। उन्होंने कुछ अनुचित तो नहीं लिखा? उसने गंभीर होकर कहा। कई पत्रों का लगातार उत्तर न पाने पर लोगों की यह धारणा हो जाना स्वाभाविक है। उनकी जगह पर क्षण भर के लिए मुझे या स्वयं अपने को समझ लो, फिर सोचो लगातार 3-4 चिट्ठियां भेजने पर भी यदि कोई तुम्हें उत्तर न दे तो फिर उसके बारे में क्या सोचोगे? यही न कि बड़ा घमंडी है, चिट्ठियों का उत्तर नहीं देता। मैं निरुत्तर हो गया। दोनों चिट्ठियां मेरे हाथ में थी, दोनों की तारीखें एक थी। मैं समझ गया कि जल्दी जल्दी में संपादक महोदय ने मेरा पत्र शीला के लिफाफे में और उसका मेरे लिफाफे में रख दिया। मुझे कुछ हंसी आई। मैंने शीला का पत्र उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो ये पत्र तुम्हारा है, मेरे पास उसी तरह चला आया था जिस तरह तुम्हारा पत्र मेरे पास आ गया था। वो पत्र पढ़ने लगी। मैंने उसकी कहानी उठा ली। इसी समय बाहर कुछ कोलाहल सुनाई पड़ा। मैंने बाहर जाकर देखा तो तहसील के पास 2 चपरासी ऊंचे ऊंचे लठ लिए खड़े थे। पूछने पर मालूम हुआ कि शीला के पति पर जो 200 रुपये का जुर्माना लगा था उसे वसूल करने के लिए कुर्की आई है। मैंने उन्हें समझ बुझाकर घर बिना कुर्क किए ही वापस भेजने का प्रयत्न किया, पर वे भला क्यों मानने लगे? कदाचित नगद नारायण से उनकी पूजा होती है तो देवता कुछ ठंडे पड़ जाते, पर वहां न तो शीला के पास कुछ था और न मेरे पास। आखिर कुर्की शुरू हुई। वे लोग घर के अंदर से सामान ला लाकर बाहर रखने लगे। बक्सा, मेज, कुर्सियां, अलमारी, तस्वीरें, बर्तन इत्यादि। तात्पर्य यह कि जो कुछ भी सामान था एक एक करके सब बाहर आ गया और सब चीजों की एक दुकान से लग गई। शीला शांतिपूर्वक यह सब देख रही थी, किंतु उस शांति के नीचे प्रचंड विवाद छिपा था। मुझसे उसके चेहरे की ओर देखा नहीं जाता था। मैं अपने भाईपन को ही मन धिक्कार रहा था। मेरे सामने ही मेरी बहन की लुटिया थाली नीलाम होने जा रही थी, किंतु मैं कुछ न कर सकता था। खैर, उन सब वस्तुओं की एक सूची तैयार करके चपरासी सामान ठेले पर लाद कर ले जाने लगे। सामान में बच्चों की एक ट्राईसाइकिल भी थी। शीला का बच्चा बोला, अमाली ताइकिल कह के मचल पड़ा। शीला कुछ न कह सकी। बच्चे को जबरन गोद में उठाकर वह दूसरी ओर चली गई। सामान चला गया। मैंने जाकर अंदर देखा, वह बैठे बच्चे को कुछ खिला रही थी। उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखें सजल थी। मैंने सांत्वना के स्वर में कहा, बहन, देशभक्तों की यही तो अग्नि परीक्षा है। थोड़ी देर के बाद उसकी कहानी लेकर मैं घर लौटा। घर आकर मैंने वह कहानी पढ़ी और उसी प्रकार कल्पलता के संपादक के पास भेज दी। कहानी का शीर्षक था चढ़ा दिमाग। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।